अस्सलाम वालेकुम। कल हमने साइंस का तीसरा सबक कुदरती वसाइल शुरू किया था, जिसमें हम हवा के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम उसके आगे का सबक यानी इसका दूसरा हिस्सा शुरू करते हैं। जब दो मुकामात की हवा के दबाव में फ़र्क होता है तो ज़्यादा दबाव के मुकाम से हवा कम दबाव के मुकाम की जानिब बहती है। यानी हमको तो ये तो पता है कि हवा बहती है। तो जब दो मुकाम अलग अलग, उसमें हवा का दबाव अलग अलग हो, मतलब कहीं ज़्यादा हो कहीं कम हो, तो हवा जो है हमेशा ज़्यादा दबाव के से कम दबाव की जानिब बहेगी। ऐसे वक्त में हवा हमें चलती हुई महसूस होती है। यानी हवा के दबाव में हमें फ़र्क के नतीजे में हमें हवा चलती है। यानी जब हवा में फ़र्क होता है, उसके दबाव में फ़र्क होता है, तो उस नतीजे में हवा चलती है। इस ताल्लुक़ से जोग्राफिया का जो सबक है हवाएं, इससे हम इस बारे में ज़्यादा हमको मालूमात हासिल हो सकती हैं। तो आप जोग्राफिया का ये सबक भी पढ़ के देखेंगे। अब यहाँ पर देखो, हम एक अमल करेंगे। यहाँ एक अमल करके देखेंगे, या हम ये जानते ही हैं। एक गिलास लेकर इसका 3/4 हिस्सा बर्फ़ के टुकड़ों से भर दें। अब हम मुशाहिदा करेंगे गिलास की बैरूनी सतह पर पानी कहाँ से आया। देखो, हम कोई भी चीज़ फ्रीज़र से बाहर निकाल के रखते हैं, कुछ देर बाद हमको उसकी बाहरी सतह पे पानी के छोटे छोटे कतरे नज़र आते हैं। तो वो पानी के कतरे कहाँ से नज़र आते हैं, कहाँ से आ जाते हैं? ग्लास में बर्फ़ के टुकड़े डालने पर ग्लास के अतराफ़ की हवा सर्द हो जाती है। हवा में मौजूद आबी बुखारात सर्द होते ही मखसूस दर्जे हरारत पर तकसीफ पाते हैं और पानी में तब्दील होते हैं। ये पानी का ग्लास की बैरूनी सतह पर जमा हो जाते हैं। हवा में रुतूबत का तनासुब मुख्तलिफ़ मुकामात पर मुख्तलिफ होता है। इसी तरह दिन भर के औकात में भी हवा में रुतूबत का तनासुब बदलता है। हवा में रुतूबत का तनासुब इसके आबी बुखारात संभाले रखने की सलाहियत पर मुनहसर होता है। रात या सुबह में जब हवा का दर्जा हरारत कम होता है, तब इसमें आबी बुखारात संभालने की सलाहियत कम होती है। ऐसे वक्त में हवा में मौजूद आबी बुखारात पानी के कतरों में तब्दील होते हैं। इसी को हम शबनम कहते हैं। देखो, ग्लास पर पानी के कतरे हमको जो नज़र आए ठंडे ग्लास पर, वो क्यों नज़र आए? तो वो इसलिए नज़र आए कि जब अंदर हमने ग्लास में बर्फ़ डाले, बर्फ़ का दर्जा हरारत कम था, तो उसकी वजह से हवा जो है उधर ग्लास के अतराफ़ की हवा जो है वो सर्द हो गई। सर्द होने की वजह से हवा में जो मौजूद आबी बुखारात है, देखो हवा में भी पानी के छोटे छोटे कतरे मौजूद होते हैं, लेकिन हमें वो नज़र नहीं आते। तो वो आबी बुखारात सर्द होते ही मखसूस दर्जे हरारत पर तकसीफ पाते हैं। तो जब आबी बुखारात सर्द हो जाते, ठंडे हो जाते हैं, तो एक ख़ास मखसूस दर्जे हरारत जब उसको मिलता है तो उसमें अमल तकसीफ होता है, मतलब वापस उसका भाप से पानी बनने का अमल। तो जब पानी ज़्यादा दर्जे हरारत पर माए से गैस में तब्दील होता है तो वो भाप बन जाता है, और जब वही भाप ज़्यादा दर्जे हरारत की वजह से जब ज़्यादा दर्जे हरारत होता है तो उसमें वो भाप से वापस पानी में तब्दील होती है। तो उसे हम अमल तकसीफ कहते हैं। तो जब उसमें अमल तकसीफ हुआ तो पानी में वो जो पानी आबी बुखारात जो सर्द हवा की वजह से ठंडे हो गए थे और भाप बन गए थे, वही बाहर जब हम फ्रीज़र से बाहर बर्फ़ निकाल के रखते हैं, तो वो हवा जो एकदम सर्द थी, जिसमें आबी बुखारात थे, गैस की शक्ल में थे, हवा की शक्ल में थे, तो जब वो उसको दर्जे हरारत बाहर का हमारे माहौल का मिला, तो ज़्यादा गर्मी की वजह से, दर्जे हरारत बढ़ने की वजह से वो गैस से वापस माए में तब्दील हुए। और इसलिए हमको जो भी बर्तन हम फ्रीज़र से बाहर निकाल के रखते हैं, थोड़ी देर बाद हमको उसके ऊपर पानी के कतरे नज़र आते हैं। हवा में रुतूबत का तनासुब मुख्तलिफ़ मुकामात पर मुख्तलिफ होता है। रुतूबत मतलब
आबी बुखारात जो उसमें होते हैं मौजूद। तो हवा में जो आबी बुखारात मौजूद होते हैं वो अलग अलग मुकामात पर अलग अलग होते हैं। इसी तरह जब दिन भर में हवा का रतूबत का तनासुब बदलता है तो हवा में रतूबत के आबी बुखारात संभालने की सलाहियत भी उसी पर मुनहसर होती है कि दर्जे हरारत बढ़ रहा है कि दर्जे हरारत कम हो रहा है। रात में या सुबह में जब हवा का दर्जे हरारत कम होता है, मतलब गर्मी कम होती है, ठंडा हो जाता है, तब आबी बुखारात संभालने की सलाहियत कम होती है। ऐसे वक्त में हवा में मौजूद ज़ायद पानी बुखारात में तब्दील होकर कतरों में तब्दील होते हैं और इसी को हम शबनम कहते हैं। दोपहर में जब हवा का दर्जे हरारत बढ़ता है तब हवा के आबी बुखारात संभालने की सलाहियत बढ़ती है। हवा की सलाहियत की बनिस्बत हवा में आबी बुखारात का तनासुब कम होता है। ऐसे वक्त में हवा खुश्क महसूस होती है। तो जब दोपहर का वक्त होता है तो दर्जे हरारत बढ़ने की वजह से आबी बुखारात का जो तनासुब है वो कम हो जाता है और उसकी वजह से हमको देखो गर्म हवा एकदम खुश्क और गर्म हवा हमको चलती हुई महसूस होती है। वो इसीलिए कि दर्जे हरारत बढ़ने की वजह से आबी बुखारात जो हैं उसका तनासुब कम हो जाता है। बारिश के दिनों में और समंदर के किनारे पर हवा में आबी बुखारात का तनासुब बहुत ज़्यादा होता है तो हमें हवा मरतूब महसूस होती है। तो जिस हवा में आबी बुखारात का तनासुब ज़्यादा होता है उसी को हम मरतूब हवा कहते हैं। देखो बाकायदा वो हवा जब चलती तो हमें ठंडक का एहसास होता है, वो इसलिए कि उस हवा में पानी के बुखारात होते हैं। आगे देखते हैं। मौसम में गर्मा में गीले कपड़े जल्द सूख जाते हैं लेकिन बारिश में नहीं सूखते, ऐसा क्यों? तो ऐसा क्यों होता है? तो जो सूरज की रोशनी है ज़्यादा दर्जे हरारत की वजह से ये जो माए हैं ये गैस में तब्दील होता है। जो भी माए हैं दर्जे हरारत बढ़ने की वजह से वो गैस में तब्दील होता है। तो जब हम कपड़े सूखने डालते हैं धूप में तो धूप की तपिश की वजह से कपड़े के अंदर मौजूद जो पानी होता है वो भाप बन के यानी गैस में तब्दील होकर हवा में शामिल हो जाता है, इसलिए कपड़े सूख जाते हैं। तो हवा दर्जे हरारत की वजह से कपड़े जल्द सूखते हैं। लेकिन बारिश में जो दर्जे हरारत है सूरज का वो हम कम हो जाता है, इसकी वजह से जो माए हैं वो कम दर्जे हरारत पर भाप में तब्दील नहीं होता। उसको भाप बनने के लिए एक मखसूस दर्जे हरारत की ज़रूरत होती है, तभी जब माए हैं वो गैस में तब्दील होता है। इसलिए बारिश के मौसम में हमारे कपड़े जल्दी नहीं सूखते। अब यहाँ देखो एक और अमल है वो हम करके देखते हैं। हवा की खुसूसियत। हवा की खुसूसियत हम पढ़ेंगे कि हवा में की खुसूसियत क्या है। पानी से भरे हुए चौड़े बर्तन में खाली बोतल जिसका कॉर्क ना लगा हो, इसे उल्टी करके पानी में तिरछी पकड़िए। आप क्या देखेंगे? गुब्बारे में हवा भरते ही इसमें क्या तब्दीली होगी? दर्ज वाला मुख्तलिफ अमाल के ज़रिए हमें ये महसूस होता है कि जगह घेरना, मखसूस जसामत, वज़न, कमियत का पाया जाना हवा की मुख्तलिफ खुसूसियात है। देखो जब हम किसी बाल्टी में कोई बॉटल को डालेंगे उसका ढक्कन निकाल कर तो उसको हम सीधा डालेंगे तो देखो वो अंदर नहीं जाती है। क्यों नहीं जाती है? क्योंकि उसके बॉटल के अंदर हवा भरी हुई होती है, इसके लिए पानी उसके अंदर नहीं भरता है और इसलिए वो अंदर डूबती नहीं। लेकिन जैसे ही हम बॉटल को थोड़ा तिरछी करते हैं तो हमको पानी के अंदर से बुलबुले से उठते महसूस होते हैं। तो बुलबुले क्यों उठते महसूस होते हैं और पानी बॉटल के अंदर चला जाता है? तो जब हम थोड़ी सी बॉटल को तिरछा करते हैं तो हवा को बाहर निकलने के लिए और हवा जो है बॉटल से बाहर निकलती है तो जो हमको पानी में बुलबुले नज़र आते हैं वो पानी हवा का पानी में
निकलने का जो अमल होता है उसी से बुलबुले उठते दिखते हैं। और जब बुलबुले बॉटल से हवा बॉटल से बाहर आती है तो उसकी जगह पानी जाता है। तो इस अमल से हमको ये समझ में आता है कि हवा जगह घेरती है, क्योंकि जब हम सीधी बॉटल अंदर डाल रहे थे तो उसमें से हवा निकलने को जगह नहीं थी, इसलिए पानी अंदर बॉटल में नहीं जा रहा था। लेकिन जैसे ही हम बॉटल टेढ़ी करते हैं हवा बाहर निकलती है और पानी अंदर जाता है। तो जब बॉटल के अंदर हवा थी तो वहाँ जगह नहीं थी कि पानी जाए, इसलिए पानी अंदर नहीं गया। जब हम बॉटल थोड़ी तिरछी करते हैं तब पानी अंदर जाता है और हमको बाल्टी के अंदर से बुलबुले उठते नज़र आते। तो वो जो बुलबुले उठते नज़र आते हैं वो बॉटल के अंदर से निकली हुई हवा होती है, और हवा निकलने के बाद जब बॉटल में जगह बनती है तब उसमें पानी जाता है। तो उस अमल से हमको समझ आता है कि जो हवा है वो जगह घेरती है। जब हम गुब्बारे में हवा भरते हैं तो हवा उस गुब्बारे के अंदर जाती है, और हवा के लिए जगह की ज़रूरत होती है, इसलिए रबर का गुब्बारा फैलता है। इसलिए जब हम गुब्बारे में हवा भरते हैं तो वो फूल जाता है, क्योंकि वहाँ अंदर उतनी हवा जाती है और वो जगह घेरती है। इसलिए हमें जितनी हवा गुब्बारे के अंदर जाएगी गुब्बारा हमें उतना फूला हुआ नज़र आएगा। तो इससे समझ में आता है कि जो हवा है वो जगह घेरती है और उसका वज़न होता है और कमियत होती है। वज़न और कमियत के लिए तो कल हमने पहले ही अमल करके देख लिया है कि उसका वज़न होता है। हमने कल गुब्बारे वाले अमल से समझा है कि उसका वज़न होता है। हवा चंद गैसों गर्द धुएँ आबी बुखारात के बेहद महीन ज़रात का मुतजानिस आमिज़ा है। देखो, हवा में गैस, गर्द, धुआं, आबी बुखारात, इसके बहुत बारीक महीन यानी बहुत ही ज़्यादा बारीक ज़रात का आमिज़ा ये होती हैं। जब रोशनी की शुआएँ इन बेहद महीन ज़रात पर पड़ती हैं तो ज़रात रोशनी को तमाम सिमतों में फैला देते हैं। तो ये जो हवा में बारीक ज़रात होते हैं, गैसों के, गर्द के, धुएं के, आबी बुखारात के, तो ये जो ज़रात होते हैं जब रोशनी उन ज़रात पर पड़ती हैं तो वो रोशनी को तमाम सिमत में फैला देते हैं। इस कुदरती अमल को रोशनी का इंतशार कहते हैं। इस तरह रोशनी सब जगह फैलती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखेंगे दर्जे हरारत पर काबू। ज़मीन को सूरज से तवानाई हासिल होती है। ज़मीन इस तवानाई को हरारत की शक्ल में वापस लौटाती है। देखो, ज़मीन को सूरज से तवानाई मिलती है और ज़मीन इस तवानाई को हरारत की शक्ल में वापस लौटाती है। यानी जो सूरज से तवानाई नीचे आती है उसी से हरारत पैदा होती है। ज़मीन के अतराफ़ पाए जाने वाले आबी बुखारात, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे अज्जा इस हरारत का कुछ हिस्सा जज़्ब करके हवा के दीगर अज्जा तक पहुंचाते हैं। तो सूरज से आई हुई जो हरारत होती है, तवानाई होती है, उससे ज़मीन हरारत पैदा करती है, और हरारत जो है वो ज़मीन के अतराफ़ पाए जाने वाले जो आबी बुखारात है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें उसका कुछ हिस्सा जज़्ब होता है और वो जज़्ब होने के बाद दूसरी चीज़ों तक पहुंचता है, जिसकी वजह से ज़मीन की ऊपरी सतह कदरे गर्म रहती है। देखो, हम अगर हम पानी की ऊपरी तह को कभी भी टच करते तो देखो धूप में वो गर्म नज़र आती है ना, क्योंकि वहाँ पर सूरज से आई हुई हरारत पड़ती रहती है मुसलसल, इसलिए उसका दर्जे हरारत बढ़ जाता है। ज़मीन की मिट्टी पे भी देखो, हम जब मिट्टी या रेत पर चलते हैं धूप के वक्त तो वो सूरज की आई हुई रोशनी की वजह से उसका दर्जे हरारत बढ़ जाता है, इसलिए हमको पैर पर हमारे गर्मी महसूस होती है, झटका लगता है। जो ज़मीन पर पाई जाने वाली जानदारों की दुनिया के लिए मुवाफिक होती है। ज़मीन पर अगर हवा ना हो तो ज़मीन का सतह का दर्जे हरारत बेहद कम हो गया होता। तो अगर ज़मीन पर हवा ना होती तो ज़मीन का जो दर्जे हरारत है वो
بہت کم ہو گیا ہوتا، کیونکہ ہوا جو ہے وہ حرارت کو جذب کرتی ہے، اور جذب کرنے کی وجہ سے وہ ہمارے ماحول میں ہمیں درجہ حرارت محسوس ہوتا ہے۔ اگر ہوا نہیں ہوتی تو وہ درجہ حرارت کو جذب نہیں کرتی، اس لیے درجہ حرارت بہت کم ہو جاتا۔ دیکھیے یہاں پر کچھ غور کرنے کے لیے بتایا گیا ہے کہ اگر ہمارے اطراف و اکناف کی تمام ہوا نکال دی جائے تو کیا ہوگا؟ کیا خلا میں آواز سنائی دے گی؟ تو خلا میں تو ویسے آواز سنائی نہیں دیتی ہے، اور اگر ہوا نکال دی جائے تو کیا ہوگا؟ تو ابھی ہم نے پڑھے کہ اگر زمین سے پوری ہوا نکال دی جائے تو زمین کا درجہ حرارت بہت کم ہو جائے گا۔ اب ہم دیکھیں گے آواز کی اشاعت، کہ آواز ایک جگہ سے دوسری جگہ کیسے پہنچتی ہے، یا جب کوئی کچھ بولتا ہے تو وہ ہم کو سنائی کیسے دیتا ہے۔ ہم کو سنائی دینے والی تمام آوازیں گرد و پیش کی ہوا سے ہم تک پہنچتی ہیں۔ دیکھو، آواز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے کے لیے، یا کسی کی بولی ہوئی یا کہی ہوئی بات کو پہنچنے کے لیے ایک واسطے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر کسی جگہ واسطہ نہ ہو تو وہاں پہ ہم کو آواز سنائی نہیں دے گی۔ اسی لیے دیکھو خلا میں آواز سنائی نہیں دیتی، کیونکہ خلا میں ہوا نہیں ہے، پانی نہیں ہے، تو آواز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے کے لیے کسی واسطے کی ضرورت ہوتی ہے۔ واسطہ ٹھوس ہو سکتا ہے، مائع ہو سکتا ہے، گیس ہو سکتا ہے۔ یعنی ٹھوس یعنی کوئی ٹھوس چیز ہو سکتی ہے، مائع یعنی پانی وغیرہ کچھ ہو سکتا ہے، یا گیس یعنی ہوا ہو سکتی ہے۔ تو ہوا 3 ذریعے سے کسی دوسرے تک پہنچتی ہے، چاہے وہ ٹھوس چیز ہو، مائع چیز ہو، یا گیس چیز ہو۔ تو جب ہم بولتے ہیں تو ہمارے اطراف میں ہوا موجود ہوتی ہے، تو ہماری آواز کی جو لرزش ہے اس لرزش سے ہوا میں ارتعاش پیدا ہوتا ہے، اور وہ ارتعاش سامنے جو چیز پر ٹکراتا ہے، جیسے ہمارے کان میں جب وہ ہوا کی جو ارتعاش جب ہمارے کان کے اندر جاتا ہے تو ہمارے کان میں ایک پردہ ہوتا ہے، اس پردے سے ٹکراتا ہے تو وہ پردے میں بھی ارتعاش پیدا ہوتا ہے، اور اس طرح کسی کی کہی ہوئی بات ہم تک سنائی دیتی ہے۔ تو کسی کی کہی ہوئی بات ہمارے کانوں تک پہنچنے کے لیے ہوا، یہاں پر ہوا کام کر رہی ہے، تو ہوا واسطہ کہلائے گی۔ اگر ہمارے اطراف ہوا موجود نہ ہو تو ہماری بولی ہوئی بات کسی اور تک نہیں پہنچے گی۔ دیکھو کسی کار میں ساؤنڈ پروف کار ہوتی ہے، ساؤنڈ پروف کانچ لگائی جاتی، وہ اسی لیے کہ وہاں تک آوازیں نہ پہنچیں۔ کیوں نہ پہنچے؟ کیونکہ وہ جب ہم اس ساؤنڈ پروف کانچ کو بند کر دیتے ہیں تو وہاں پر واسطہ نہیں پہنچتا ہے، ہوا نہیں پہنچتی ہے، پانی نہیں پہنچتا ہے، اور جب واسطہ نہیں پہنچے گا تو اس میں ارتعاش نہیں ہوگا تو جب ہم بولتے ہیں تو وہ جو لہریں اٹھتی ہیں نا، وہ لہروں کو ہی ارتعاش کہتے ہیں۔ تو جب وہ لہریں کسی واسطے سے ٹکراتی ہے، واسطے پہ جاتی ہے، تو اس میں بھی ارتعاش ہوتا ہے، اور پھر وہ ارتعاش ہم کو ہمارے کانوں میں پڑنے کے بعد ہم کو سنائی دیتا ہے۔ تو جب کوئی واسطہ ہی نہیں رہے گا، جہاں بھی کسی قسم کا ٹھوس، مائع اور گیس واسطہ نہیں ہوگا، وہاں ہم کو آواز سنائی نہیں دے گی۔ تو آواز کی اشاعت کے لیے کسی واسطے کا ہونا ضروری ہے، اور ہوا بھی واسطے کا کام کرتی ہے، اس لیے ہم کو ہمارے آس پاس کی ہوا آوازیں سنائی دیتی ہے۔ تو آواز کی اشاعت کے لیے ہوا ایک واسطے کے طور پر کام کرتی ہے۔ پانی کی خصوصیت، ابھی یہاں پر ہم نے ہوا کی خصوصیت پڑھ لی ہے۔ اب ہم کو جو دوسرا ہے قدرتی وسائل، مطلب پانی، ہم کو پانی کی خصوصیت پڑھنا ہے۔ پانی کن کن حالتوں میں پایا جاتا ہے؟ پانی جو ہے، سوال پوچھا ہے کن کن حالتوں میں پایا جاتا ہے؟ تو پانی عام طور سے تو مائع حالت میں پایا جاتا ہے، لیکن ٹھوس حالت میں بھی پایا جاتا ہے اور گیس حالت میں بھی پایا جاتا ہے۔ وہ کیسے؟
پانی کا ٹھوس، مائع اور گیس کی جو سب سے اچھی مثال ہے وہ ہے کہ جب ہم اس کو عام درجہ حرارت پہ رکھتے ہیں تو وہ مائع حالت میں ہوتا ہے. جب اس کا درجہ حرارت کم کر دیتے ہیں، مطلب اسے بہت ٹھنڈا کر دیتے ہیں، جیسے پانی کو ہم فریزر میں رکھ دیتے ہیں، تو اس کی درجہ حرارت بہت کم ہو جاتی ہے. اور درجہ حرارت کم ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، وہ برف بن جاتا ہے. تو وہ پانی کی ٹھوس حالت ہے. اب اسی پانی کو ہم اگر گرم کریں، دیکھو ہم پانی گرم کرتے ہیں تو بہت زیادہ گرم کرنے پر جب وہ ابلنے لگتا ہے تو ہم کو اس کے اوپر ایک بھاپ سی بنتی ہوئی دکھتی ہے. یا کبھی امی کو آپ کھانا بناتے ہوئے دیکھے ہوں گے، تو جب وہ کھانا بناتی ہے اور پتیلی بہت گرم ہو جاتی ہے تو ہم کو پتیلی مسالہ بھونتے وقت تو یا چاول بناتے وقت جب وہ ابلنے لگتا ہے تو ہم کو اس کے اوپر بھاپ نظر آتی ہے. تو وہ بھاپ کیا ہوتی ہے؟ تو بہت زیادہ جب درجہ حرارت بڑھتا ہے، بہت زیادہ پانی کو، مائع کو درجہ حرارت اگر ہم بڑھا دیں تو وہ مائع سے گیس میں تبدیل ہو جاتی ہے. یعنی پانی 3 حالتوں میں پایا جا سکتا ہے، ٹھوس، مائع اور گیس. لیکن عام طور سے پانی جو ہے مائع حالت میں پایا جاتا ہے. تو عام درجہ حرارت پر پانی مائع حالت میں پایا جاتا ہے. پانی ایک بہنے والی شے ہے، یعنی پانی بہتا ہے. پانی کی اپنی کوئی شکل نہیں ہوتی لیکن حجم ہے. پانی کی شکل نہیں ہوتی لیکن اس کا وزن ہوتا ہے. باریک سے باریک برتن سوراخ سے بھی یہ رستا ہے. یعنی اگر کسی برتن میں باریک سے باریک سوراخ بھی ہو جائے تو وہ اس سے بہے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کی جو خصوصیت ہے وہ بہنے والی، وہ بہتا ہے. تیل لگی ہوئی رکابی میں تھوڑا سا پانی ڈالا جائے تو پانی رکابی پر پھیل کر اس کے بے شمار چھوٹے چھوٹے گول قطرے تیار ہوتے ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آگے دیکھیں گے. تو میں بتا رہی تھی کہ پانی اگر کسی رکابی پر تیل لگا دے اور اس میں پانی ڈالے تو پانی قطرے قطرے کی شکل میں اس پہ ہم کو نظر آئے گا. کیوں ایسا ہو جائے گا؟ کیونکہ جو تیل ہے اور جو پانی ہے اس کی کثافت الگ الگ ہوتی ہے. تو کچھ مائع جو ہے وہ دوسرے مائع میں ڈوبتا نہیں ہے بلکہ اس کے اوپر تیرتا ہے. تو تیل کی کثافت زیادہ ہے تو وہ نیچے بیٹھ جاتا ہے، اور پانی کی کثافت کم ہونے کی وجہ سے ہم کو وہ بوند بوند کی شکل میں اس کے اوپر نظر آتا ہے. مطلب وہ اس کے اوپر تیرتا ہوا نظر آتا ہے کیونکہ وہ اس سے ہلکا ہوتا ہے. سمجھا؟ ایک بالٹی پانی لیجئے. اس پانی میں ایک بالٹی لیجئے، اس میں پانی بھریے، اس میں مختلف چیزیں ڈالیے. پانی میں کون سی چیزیں ڈوبتی ہیں اور کون سی چیزیں تیرتی ہیں، اس کی فہرست بنائیے. دیکھو یہاں پر کچھ چیزیں ڈالی گئی ہیں. ایک پانی میں یہاں آپ شکل میں دیکھو گے تو کچھ چیزیں ڈالی گئی ہیں. اس میں سے شارپنر، پینسل، فٹ، ربر بینڈ، یہ تو تیر رہا ہے. لیکن پرکار، چمچہ، لوہے کا ٹکڑا، یہ سب چیزیں اس میں ڈوب گئی ہیں. تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ جو بھی چیز کا وزن کم ہوگا، پانی کے مقابلے میں جس چیز کا وزن کم ہوگا، جس کی کثافت کم ہوگی، جس کا حجم جس کی کثافت کم ہوگی، وہ چیزیں پانی کے اوپر تیرے گی، اور جس کا وزن کثافت زیادہ ہوگی وہ چیزیں پانی میں ڈوب جائے گی. تو جو لوہے کی چیزیں ہوتی ہیں ان کا کثافت کم ہوتا ہے، زیادہ ہوتا ہے، اس لیے وہ پانی میں ڈوب جاتی ہیں. اور جو لکڑی اور پلاسٹک کی چیزیں ہوتی ہیں وہ ہلکی ہونے کی وجہ سے وہ پانی پر تیرتی رہتی ہیں. مشاہدہ کیجئے، برف پانی پر تیرتا ہوا کیوں نظر آتا ہے؟ برف پانی کی بنسبت ہلکا ہوتا ہے. جب پانی منجمد ہو کر ٹھوس برف میں تبدیل ہوتا ہے تب اپنی اصل یعنی مائع حالت سے ہلکا ہوتا ہے.
पानी के मुंजमद होने के दौरान इसका हजम बढ़ता है, बर्फ़ की कसाफत कम होती है, इसलिए पानी पर बर्फ़ के टुकड़े तैरते हैं। देखो, जिस भी चीज़ की कसाफत कम होगी और उसका हजम बढ़ेगा, वही चीज़ें पानी पर तैरेगी। जैसे पानी में लोहा डूब जाता है, क्योंकि लोहा पानी से वज़नी है तो वो डूब जाता है, लेकिन लोहे से बनी हुई नाव पानी पे तैरती है। तो जब वो लोहे से बनी है तो उसको तो डूबना चाहिए ना समंदर में, लेकिन समंदर में हम देखते हैं बड़ी बड़ी कश्ती जहाज़ तैरते रहती है, जबकि वो लोहे से बनी होती है। तो क्यों? तो उसकी वजह ये है कि उसका हजम बढ़ा दिया जाता है और उसकी कसाफत कम हो जाती है, कसाफत कम की जाती है, उसका हजम बढ़ाया जाता है, इसलिए वो पानी में तैरता है। चलिए अब हम आगे देखेंगे। यहाँ देखो शक्ल में बताया है कि बर्फ़ जो है पानी पर तैर रहा है। शय का हजम और उसकी कमियत का आपस में ताल्लुक़ है। किसी शय के ज़रिए घेरी हुई जगह यानी इसका हजम, शय में मादे की मिकदार यानी इसकी कमियत। देखो, हजम किसे कहते हैं? किसी भी शय की घेरी हुई जगह को उसका हजम कहते हैं, और शय में मादे की मिकदार इसकी कमियत कहलाती है। यानी कोई भी शय में कि उसकी कोई चीज़ जिस चीज़ से वो बना है उसकी मिकदार को उसकी कमियत कहते हैं, और वो जितनी जगह घेरेगा उसको हजम कहेंगे। तो कसाफत कैसे मालूम पड़ती है? किसी चीज़ की कितनी कसाफत है इसको हमको मालूम करना है, तो कैसे मालूम करेंगे? तो कसाफत मालूम करने के लिए कमियत को हमको हजम से तकसीम करना पड़ेगा। कमियत बटे हजम। कमियत ग्राम में और हजम मकब सेंटीमीटर में नापते हैं। यानी जब कमियत हमको नापना है तो वो ग्राम में लिखी जाएगी, और हजम जो है वो सेंटीमीटर में लिखा जाएगा। कसाफत की जो इकाई है वो ग्राम है, और कमियत की इकाई जो है वो ग्राम है, और हजम की इकाई जो है मकब सम है। इस तरह कसाफत की इकाई ग्राम फ़ी मकब सेंटीमीटर है। यानी जब हम किसी की कसाफत लिखते हैं तो उसकी कसाफत के आगे हमको इकाई ग्राम फ़ी मकब सेंटीमीटर ये लिखना पड़ता है। 1 लीटर पानी की कमियत 1 किलोग्राम है। एक लीटर पानी की कमियत 1 किलोग्राम है, यानी पानी की कसाफत कितनी होगी, ये हमको उस अमल से मालूम करना पड़ेगा। ठीक है, जो अभी ऊपर ज़ाब्ता दिया है। आगे देखेंगे पानी का खिलाफ मामूल रवैया, यानी जो उसका मामूल है उसके ख़िलाफ़ उसका रवैया। आम तौर पर मादे का दर्जे हरारत कम होने पर इसकी कसाफत बढ़ती है। यानी आम तौर पर जब किसी का दर्जे हरारत हम कम करते हैं तो उसकी कसाफत बढ़ती है और हजम कम होता है, लेकिन पानी इससे मुस्तस्ना है, यानी पानी उससे अलग बर्ताव करता है। गिलास भर पानी 5 या 10 मिनट फ्रीज़र में रखें। कुछ देर बाद इस गिलास को निकालें और उसका मुशाहिदा करें तो पानी के मुंजमद होने की इब्तिदा कहाँ कहाँ और कौन कौन से सिम्त में होती हैं, ये आप करके देख सकते हो। पानी की कसाफत की इनफरादियत है। आम दर्जे हरारत का पानी ठंडा होने लगे तो आम मायत की तरह इसकी कसाफत बढ़ती है। आम दर्जे हरारत का पानी ठंडा होने लगे तो आम मायत की तरह इसकी कसाफत बढ़ती है, लेकिन 4 दर्जा सेल्सियस पर पानी की कसाफत सबसे ज़्यादा होती है, और 4 दर्जा सेल्सियस के पानी का दर्जे हरारत कम किया जाए तो इसकी कसाफत की कमी होकर हजम बढ़ता है। आम तौर से हमने क्या पढ़े कि कसाफत बढ़ती है
تو حجم کم ہوتا ہے، لیکن 4 درجہ سیلسیس کے پانی کا درجہ حرارت کم کیا جائے تو اس کی کثافت کی کمی ہو کر حجم بڑھتا ہے، یعنی 4 درجہ سیلسیس سے درجہ حرارت کم ہوتا ہے تو پانی پھیلتا ہے، اس سے ہی پانی کا خلاف معمول رویہ کہتے ہیں۔ دیکھو، جب بھی ہم کبھی آپ نے دھیان دیے ہوں گے کہ پوری بوٹل اگر ہم بھر کے پانی فریزر میں رکھ دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ہم کو جب وہ برف بنتا ہے تو ہم کو وہ بیچ سے کچھ تھوڑا پھیلا ہوا نظر آتا ہے اور اس کا بیس بھی خراب ہو جاتا ہے، مطلب ہم اس کو کھڑا کریں گے تو اب وہ کھڑی نہیں ہو پائے گی، وہ گر جائے گی۔ تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ جب بہت زیادہ اندر 4 درجہ سیلسیس سے درجہ حرارت کم ہوتی ہے تو پانی ٹھوس ہوتا ہے، مطلب برف بنتا ہے اور وہ پھیلنے، اس کا حجم بڑھ جاتا ہے۔ حجم بڑھنے کی وجہ سے ہم جس برتن میں، جیسے اگر پلاسٹک کی بوٹل میں رکھیں گے تو وہ ہم کو پھیلی ہوئی نظر آئے گی، اور اگر ہم کانچ کی بوٹل یا کانچ کے گلاس میں بہت زیادہ دیر تک اگر کسی چیز کو ایک دم منہ تک بھر کے فریزر میں رکھ دیں گے تو وہ پھیلتے پھیلتے یا بہت زیادہ پھیلنے کی وجہ سے، اس کا حجم بڑھنے کی وجہ سے بعض اوقات وہ چٹک جاتا ہے۔ تو چٹکنے کی وجہ وہی ہوتی ہے کہ وہ پھیل نہیں پاتا ہے۔ ابھی دیکھو، جو پلاسٹک ہوتی ہے اس کی خصوصیت ہے کہ وہ اس کے ساتھ چیزوں کے ساتھ تھوڑا پھیلتی ہے، تو پھیلنے کی وجہ سے وہ چٹکتی نہیں ہے، لیکن جو کانچ ہوتی ہے اس میں پھیلنے کی خصوصیت نہیں ہوتی ہے۔ تو جب اگر اس کے اندر موجود پانی جب وہ برف بنتا ہے اور اس کا حجم بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو وہ نہ پھیلنے کی وجہ سے اور نہ پھیل جانے کی وجہ سے وہ کانچ کی جو گلاس یا بوٹل ہے وہ اکثر ٹوٹ جاتی ہے۔ تو ہم کو یہ پتہ چلے گا، جو یہ پھیلنے کا درجہ حرارت کم کرنے پر حجم جو بڑھتا ہے تو یہ پانی کا خلاف معمول رویہ کہلاتا ہے۔ نہیں تو جب درجہ حرارت کم کیا جاتا ہے تو حجم عام طور سے کم ہوتا ہے۔ تو اسی کو ہم پانی کا خلاف معمول رویہ کہتے ہیں۔ چلیے، باقی ہم تیسرے حصے میں پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔